Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the semester is BS English 6th semester and the topic is subject is stylistics and our topic is continued about साउंड डिवाइसेस इन यूज़ पोइट्री, जो कि हमने स्टार्ट किए थे अपने लास्ट लेक्चर में और वो थे हमारे फोनोलॉजिकल लेवल। ठीक है, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है साउंड डिवाइसेस ऑफ पोइट्री। तो उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जब हम लास्ट टाइम अपने इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जिसके अंदर एजोनेंस और ये कॉन्सोनेंस, ठीक है, एजोनेंस कॉन्सोनेंस, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। लेकिन अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैकोफोनी। अब हमने कैकोफोनी को डिस्कस करना है तो हम देख लेते हैं कि कैकोफोनी क्या है। यहाँ पे ये देखें, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, कैकोफोनी, कैकोफोनी। ठीक है, कैकोफोनी को अब हमने डिस्कस करना है तो हम देख लेते हैं कि कैकोफोनी जो है वो क्या है। ओके, this is such a type of device in which we use harsh letters। ठीक है, harsh letters और syllables, यानी हम थोड़े से harsh और थोड़े से rigid किस्म के letters में इन या फिर syllables में इनको यूज़ कर रहे होते हैं। sometimes inadvertent, they are often deliberately used in poetry for effect, as in the opening line of the फेंसेस, यानी ये ओपनिंग लाइंस में आप देखेंगे कि ये शो हो रही होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं दी हुई हैं, क्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग, ब्रीचिंग स्पोक्स ऑफ स्टोन। ठीक है, यानी क्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग, बीचिंग स्पोक्स ऑफ स्ट्रॉज। तो ये सारी इसमें आपको समझ आ रही है कि ये हार्श वर्डिंग है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर कैकोफोनी। ठीक है, ये हो गई हमारी कैकोफोनी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। जी, अब हम इसके साइड लाइट देख लेते हैं कैकोफोनी की। तो कैकोफोनी के साइड लाइट्स हैं, साउंड डिवाइसेस आर इम्पॉर्टेंट टू पोइटिक इफेक्ट्स। ठीक है, यानी ये पोइटिक इफेक्ट में इम्पॉर्टेंट होते हैं साउंड डिवाइसेस। और टू क्रिएट साउंड्स अप्रोप्रिएट टू द कंटेंट, द पोइट में समटाइम्स प्रेफर टू अचीव आ कैकोफोनियस effects instead of the more commonly sought for यूफोनी। अच्छा, यूफोनी होते हैं, वो होते हैं थोड़े सॉफ्ट इफ़ेक्ट। ठीक है, वो हार्श नहीं होते, तो वो इसलिए जो कुछ पोइट्स होते हैं वो प्रेफर कर रहे होते हैं कैकोफोनी को इंस्टेड ऑफ मोर कॉमनली साउंड्स फॉर यूफोनी। अब यूफोनी होता है, यूफोनी बोलते हैं बेटा सॉफ्ट इफ़ेक्ट्स को, जबकि कैकोफोनी होता है थोड़ा हार्श इफ़ेक्ट। ठीक है, यानी उसके ऑपोजिट हार्ड या हार्श किस्म के या रिजिड किस्म के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैकोफोनी। दस यूज़ ऑफ वर्ड्स विद द कंसोनेंट्स बी, के एंड पी फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस्ड हार्शर साउंड्स। ठीक है, अब जो ऐसे कंसोनेंट्स हैं जिसमें बी, के और पी आ रहा है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है एज अ हार्शर साउंड्स में। देन द सॉफ्ट एफ, जबकि सॉफ्ट होता है एफ, वी एन, लिक्विड एल, एम, एन, इन साउंड्स के अलावा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। मतलब ये साउंड्स का भी उन्होंने बताया है कि कुछ साउंड्स भी ऐसे होते हैं जो कैकोफोनियस और यूफोनियस होते हैं। ठीक है, यानी ये ऊपर वाले जो आपको 3 बताए हैं ये हैं कैकोफोनियस, और ये जो नीचे वाले हैं ये हैं यूफोनियस। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था एजोनेंस और कंसोनेंस, अब यहाँ पे है डिसोनेंस। डिसोनेंस को देख लेते हैं कि ये क्या है। अ मिंगलिंग और यूनियन ऑफ हार्श इनहार्मोनियस साउंड्स दैट आर ग्रेटिंग टू द एयर। ठीक है, ऐसे साउंड्स, मिंगलिंग यानी ज्वाइंट और यूनियन इकट्ठे साउंड्स जो कि हार्श भी हों और इनहार्मोनियस यानी
वो कोई इफ़ेक्टिव ना हो ज़्यादा, यानी चुभने वाले कान को ना हो। साउंड डैट आर ग्रेटिंग टू द ईयर, यानी वो कानों को खुशगवार लगें सुनने में। ठीक है, अब इसमें ग्राटिंग जो आ रहा है वो होगा बैड इफ़ेक्ट इसमें, यानी ग्रेटिंग नहीं है, ग्राटिंग है, यानी बैड इफ़ेक्ट, यानी जो बुरा इफ़ेक्ट डालें। इन हार्मनियस साउंड्स, यानी जो थोड़े हार्श लेटर्स भी हों और वो मिलकर और ज़्यादा जो है वो बना दें, एक क्या कहते हैं उसको, कि वो एक शोर साउंड, जिससे यानी नॉइजिंग साउंड हो, कोई भी ऐसी साउंड्स हों जो आपको एक शोर बर्पा करें, या वहाँ पे जिस तरह कोई भी स्ट्राइक हो रही होती है तो उसमें कोई भी साउंड्स होते हैं तो उनको बोलते हैं डेजोनेंस। ठीक है, अब ये है जैसे उन्होंने बोला यूफोनी है ना, हार्मनी और ब्यूटी ऑफ साउंड्स डेट प्रोवाइड्स अ प्लेजिंग इफेक्ट्स टू द ईयर। जब ये देखें डेजोनेंस जो है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। डेजोनेंस में क्या होता है, मिंगलिंग और यूनियन ऑफ हार्श, यानी एक ऐसे जॉइंट साउंड्स हार्श वर्ड्स के जो इनहार्मोनियस साउंड्स हैं, यानी कानों को जो अच्छे नहीं लग रहे होते, ठीक है, बैड इफेक्ट डालते हैं, उनको बोलते हैं डेजोनेंस। जबकि यूफोनी होता है हार्मनी और ब्यूटी ऑफ साउंड, यानी हम आहंगी हो साउंड्स में और वो खूबसूरती भी हो। डैट प्रोवाइड्स अ प्लेजिंग इफेक्ट, जो कि खुशगवार एक असर डालते हों सुनने में कानों को। यूजली सॉफ्ट फॉर दिस पोइट्री फॉर इफेक्ट, यही यूज़ किया जा रहा होता है पोइट्री में। इसकी साइड लाइट्स देख लेते हैं। वोवल साउंड्स आर जनरली मोर प्लीजिंग टू द एयर देन द कंसोनेंट्स। अब वो कहते हैं कि जो वोवल साउंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा प्लीजिंग साउंड्स होते हैं rather than consonant sounds के। So a line with a higher ratio of vowel sounds will produce a more agreeable effect. Also the long vowels in words like moon, अब ये long vowel है, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल वॉवल्स आते हैं तो डबल वॉवल्स वाले साउंड्स को हम लॉन्ग वॉवल भी कहते हैं, जिसको हम थोड़ा सा डबल यानी लॉन्ग स्ट्रेच कर देते हैं वर्ड को या साउंड को, तो उसको हम कहते हैं मून, फेट आर मोर मेलोडियस देन द शॉर्ट वॉवल्स इन कैट एंड बेड। अब कैट के अंदर एक ए आ रहा है, बेड के अंदर ई आ रहा है, लेकिन कैट एंड बेड, ठीक है, लेकिन मून एंड फेट, ठीक है, एफ फेट, इसको हम केट नहीं पढ़े, इसको हम पढ़े हैं कैट, इसको हम फैट नहीं पढ़े, इसको हम पढ़े हैं फेट। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग वॉवल्स हैं और ये हमारे शॉर्ट वॉवल्स हैं। इंटरनल राइम देख लेते हैं क्या है। इंटरनल राइम ऑल्सो कॉल्ड मिडल राइम। इंटरनल यानी जो अंदरूनी जिसको हम कहते हैं ना, तो उसको मिडल राइम भी कहते हैं। राइम वैसे कहते हैं जो आप कहते हैं कि हमारे हम काफ़ी अल्फाज हैं, यानी आपस सिमिलर साउंड्स हैं लास्ट में जो एंड पे हो रहा है, ठीक है, तो वो राइम अकरिंग विद द लाइन एज इन द पोइम द मेडरर। अब देखें ये पोइम जिसमें वो बता रहे हैं कि हिज चाइल्डहुड फ्रॉट विद लेसन्स थॉट बाय वांट एंड मिजरी। अब देखें फ्रॉड एंड थॉट सेम साउंड्स आ गए यहाँ पर, ये हो गया आपका राइम हो गई है। मीटर अब क्या होता है, मीटर अ मेजर ऑफ रिदमिक क्वांटिटी द ऑर्गेनाइज्ड सक्सेशंस of group of syllables at basically regular in intervals in the line of poetry। अब ये यहाँ तक है, बाकी यहाँ पे उसको कट कर दिया है, यानी यहाँ से लेकर आप इसको जस्ट यहाँ तक करेंगे, आगे वाली लाइंस को आप थोड़ा सा स्किप करेंगे, ये वाली लाइन को कट कर देंगे, अब यहाँ से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है कि यूनिट ऑफ मीटर इज़ फुट। फुट जो है वो यूनिट है इस मीटर का। अच्छा, आप ये देखें द यूनिट ऑफ मीटर इज़ द फुट, ठीक है, वही लाइन जो ऊपर मैंने आपको बताई है। मेट्रिकल लाइंस आर नेम्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट फुट एंड द फॉर नंबर ऑफ फीट इन द लाइन। मोनोमीटर डायामीटर यानी 2, ट्रायमीटर जैसे 3,
टेट्रामीटर यानी 4, पेंटामीटर के लाइंस कितनी हैं एक पोइम के अंदर। आप जैसे अगर हम उर्दू की कोई पोइट्री देखें तो हमें पता होता है कि इसके अंदर बंद हैं, यानी जो मिसरे हैं, या जो हम कह सकते हैं कि वो निसर बताई गई है, या जो एक 2 लाइन पोइट्री है, या 5 लाइन पोइट्री है, 4 लाइन पोइट्री है, तो उसको बोलते हैं मीटर। ठीक है, आई होप आपने इस तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि मीटर किसे कहते हैं। 1 लाइन पोइट्री, 2 लाइन पोइट्री, 4 लाइन्स पोइट्री, 3 लाइन्स पोइट्री, यानी उसको किस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं, वो है मीटर, फुट। ठीक है, जो कि यूनिट होता है मीटर ऑफ इज फुट। अब है जैसे अगर मोनोमीटर भी है, डायमीटर भी है, ट्राईमीटर भी है, टेट्रामीटर भी है, और पेंटामीटर है, और यहाँ पे हेक्सामीटर है, हेप्टामीटर है, और ऑक्टामीटर है। ठीक है, ये 8 तरह से आता है, यानी मोस्टली अगर आप देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 8 बन जाती हैं। 10 कंटेनिंग 10 अ लाइन containing 5 iambic feet for example। अब देखें 5 iambic feet क्या होता है। 5 iambic feet would be called iambic pentameter। अब iambic को हम कहते हैं पेंटामीटर। अब पेंटामीटर यहाँ पे कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पेंटामीटर होता है 5। वो मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं हर तरह की पोइट्री में, यानी अगर हम देखें सब पोइट्री में पेंटामीटर तो बहुत ज़्यादा कॉमन है यूज़ होना, और उसको हम कहते हैं iambic। रेयरली डज आ मेट्रिकल लाइन्स एक्सीड 6 फीट। बहुत कम जो होते हैं वो होते हैं 6 फीट, और वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे हेक्सामीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी जो हमारी साइड लाइट्स हैं। In the composition of verse, poets sometimes make deviations from the systemic material pattern. This is often desirable because variations will avoid the mechanical monotony of a too regular rhythm, and changes in the metrical pattern are an effective way। अच्छा, अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं ना अपनी पोइट्री में, तो वो मोनोटनी होता है टू रेगुलर रिदम, यानी उसके अंदर आप रिदम भी डालते हैं, एक सुर या एक लय या एक तर्ज। ठीक है, वो भी ऐड करते हैं, और वो इफ़ेक्टिव या पैटर्न होता है किसी भी जो है वो मेट्रिकल चेंजेस का। ठीक है, आप प्रोफिशिएंट राइटर ऑफ पोइट्री देयरफॉर इज़ नॉट अ स्लेव टू द डिक्टेट्स ऑफ मेट्रिक्स। बस इसको यहीं तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। इन पोइट्री द हार्मोनियस यूज ऑफ लैंग्वेज रिलेटिव टू द वेरिएशंस ऑफ स्ट्रेस एंड पिच इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी पोइट्री में जो हार्मोनियस यूज़ होता है लैंग्वेज का, यानी जो हम आंगी यूज़ कर रहे होते हैं, एक बहुत अच्छा पैटर्न या एक बहुत अच्छा स्टाइल रिलेटिव टू वेरिएशंस, यानी उसमें हम वैरायटीज़ ऐड कर रहे होते हैं। वैरायटीज़ कौन सी हैं, स्ट्रेस एंड पिच। स्ट्रेस एंड पिच इसमें यूज़ कर रहे हैं एज अ वेरिएशंस, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, यानी जिसमें स्ट्रेस और पिच और स्ट्रेस क्या होता है कि आप देखते हैं कि किस वर्ड को आप एम्फसाइज कर रहे हैं, और पिच क्या होती है कि आप क्या वहाँ पर पिच यूज़ कर रहे हैं, हाई या लो पिच यूज़ कर रहे हैं वॉइस की, साउंड की। अब देखें इसकी साइड लाइट मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस by which the stress values of accents can be increased or decreased within a fixed metrical pattern, जिसको आप बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नियर राइम की तरफ, यानी जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नियर राइम है, यानी क्लोज राइम है बहुत। ऑल्सो कॉल्ड स्लांट राइम, इसको स्लांट राइम भी कहते हैं, ऑफ राइम भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड स्लांट राइम, यानी जो नियर राइम है ये स्लांट राइम भी है, ऑफ राइम भी है, और इम्परफेक्ट राइम और हाफ राइम भी है। ठीक है, यानी नियर है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो स्लांट राइम यानी कोई इसमें स्पेस है। ऑफ राइम
इम्परफेक्ट राइम यानी परफेक्ट नहीं है, और हाफ यानी कंप्लीट नहीं है। राइम इन विच द साउंड्स आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट एज इन होम एंड कम और क्लोज एंड लॉस। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। अब देखें, क्लोज एंड लॉस तो सेम है, लेकिन होम एंड कम ये तो सेम नहीं है, लेकिन इनके साउंड्स जो हैं साउंड सेम नहीं है, स्पेलिंग सेम है। तो इस तरह की यानी नियर जो होती है वो ये होती है। साइड लाइट अगर हम देखें, ड्यू टू चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन some near rhymes in modern English were perfect rhymes when they were originally written in ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, जिस तरह से उनको ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही हैं ये। ठीक है, जो आपने ओल्ड इंग्लिश पढ़ी हुई है मॉडर्न इंग्लिश से हटकर, मॉडर्न इंग्लिश में परफेक्ट राइम्स हैं, जबकि हमारी ओल्ड इंग्लिश जो है उसमें हमारे पास हैं ओरिजिनली रिटन इन ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ये वाली राइम्स उसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओनोमेटोपिया पे। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया, ये देखिए ओनोमेटोपिया। ठीक है, ये इसका साउंड यहाँ पे मेंशन है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द फॉर्मेशन और यूज़ ऑफ वर्ड्स विच इमिटेट, इमिटेट साउंड्स क्या होता है? कॉपी करना साउंड्स को। ठीक है, imitate like whispering, clang and sizzle, but the term is generally expanded to refer any word whose sound is suggestive of its meaning। ठीक है, इसे आप ओनोमेटोपिया होता है। ओनोमेटोपिया हम कहते हैं ऐसे साउंड्स को जो कि हमारे पास वोकेबलरी सिमिलर तो होती है, लेकिन हम बहुत करीब का जो मीनिंग होता है ना, बहुत सिमिलर, उसको रेफ़र कर रहे होते हैं। बिकॉज अब साइड लाइट्स देखें, because sound is an important part of poetry, the use of onomatopoeia is another subtle weapon in the poet's arsenal for the transfer of sense impressions through imagery। ठीक है, imagery यानी वो इमेजिन कर रहे होते हैं, उनमें ऐसी चीज़ों में वो ऐड करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, ये कट है, आगे हम देख लेते हैं फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं। फोनेटिक सिंबल्स, साउंड सजेस्टिवनेस, द एसोसिएशन ऑफ particular word sounds with common areas of meaning so that other words। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी को, अदर वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हम देख रहे हैं आगे, an example of word sounds in English with a common area of meaning is a group beginning with gl to for all, having a reference to have light which include gleam or glare and glitter, glimmer, glint, glisten, glossy and glow। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ग्लोसी एंड ग्लो, ये देखें, ये भी काफ़ी हद तक जो है वो सेम है, लेकिन इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, और वो मुशाहबत यानी एक दूसरे से मीनिंग उनका सेम है, तो हम डबल मीनिंग्स के साउंड्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं पोइट्री में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ रिचनेस और वैरायटी ऑफ साउंड्स। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ रिचनेस, वैरायटी ऑफ साउंड्स इन पोइटिक टेक्सचर एज इन मिल्टन, जैसा कि मिल्टन ने टेक्स्ट किया है अपनी पोइट्री में, पोइटिक टेक्सचर जो है उसका। एंड द थंडर केजेज नाउ, ये वाले जो डॉट्स आ रहे हैं ना इधर, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, इट्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, कि रिचनेस और वैरायटी ऑफ साउंड्स इन पोइटिक टेक्सचर्स। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है हमारे पास राइम। अब राइम जो हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है, अच्छा, इन द स्पेसिफिक सेंस अ टाइप ऑफ इन echoing which utilize
correspondence of sounds in the final accented vowels and all that follows of two or more words but the preceding consonants sounds must differ as in the word bear and care. अब देखिए मैं कहते हैं इन चीज़ों को हम sounds नहीं, rhyming words नहीं कह सकते या rhyming sounds नहीं कह सकते, bear and care, bear care. अगर यहाँ पे बेयर होता तो हम केयर कहते हैं, यानी बेयर एंड केयर इस तरह के. इन अ पोइटिक सेंस शो हाउ एवर राइम रेफर्स टू क्लोज सिमिलरिटी ऑफ साउंड्स एज वेल एज इन एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूड्स एग्रीमेंट वोवल साउंड्स इन एजोनेंस एंड द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स इन एज कंसोनेंट्स एंड एलिट्रेशन. अब उन्होंने हर एक की डेफिनेशन बता दी है. ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, वोवल साउंड, और रेजोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट्स साउंड्स इन कंसोनेंट्स क्या होता है, एलिट्रेशन. ठीक है. अच्छा, अब आप आगे यहाँ से करेंगे. टर्म्स लाइक नियर राइम, हाफ राइम एंड परफेक्ट राइम फंक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टाइप ऑफ राइम. ये भी राइम की ही टाइप्स हैं, जो नियर राइम्स है, हाफ राइम है या परफेक्ट राइम है. इम्परफेक्ट राइम, हाफ राइम और नियर राइम सेम है. अब परफेक्ट राइम में क्या आ जाता है, जो कि राइम है, राइम को आप परफेक्ट राइम भी कहते हैं. ओरिजिनली राइम, अब यहाँ पे स्पेलिंग आपको पता चल रहा है. द स्पेलिंग वॉज चेंज्ड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स पॉपुलर. अब यहाँ पे राइम के स्पेलिंग चेंज लग रहे हैं इस राइम से, तो ये वो डिस्कस कर रहे हैं. स्पेलिंग वॉज चेंज्ड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स पॉपुलर बट erroneous associations with the Latin word rhythmus. Many purists continue to this rhyme as the popular spelling of the word. अब देखें, राइम ये वर्ड था, एग्जैक्ट वर्ड ये राइम था, जो कि लैटिन वर्ड रिदमियस से निकला था, लेकिन इसको प्रॉपर स्पेलिंग्स दिए गए थे RHYME राइम के. आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. राइम पे हम इसको लास्ट एंड कर रहे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी नेक्स्ट फीचर्स को या नेक्स्ट डिवाइसेस को हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम इसको पोइट्री में या जो है वो साउंड डिवाइसेस को पोइट्री में यूज़ करते हैं. आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा और मुझे डिस्कशन में भी लाजमी बताया करें कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं और नोट डाउन किया करें इन चीज़ों को और इसका कंसेप्ट क्लियर किया करें. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.